आप सभी बच्चों। आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, फर्स्ट वीडियो फिजिकल वर्ल्ड आपने देख ही लिया होगा। हमने उसमें फिजिक्स की बात की है, नेचर को समझने की कोशिश की। आज हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। ओके, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, आप लोग भी अपने कॉपी और पेन पेंसिल वगैरह निकालिए और इसको नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आईआईटी और नीट में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन ये एक फंडामेंटल, एक बेस है जिसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोगों ने बात की थी कि जो फिजिक्स है वो हमें नेचर को समझने में हेल्प करता है। तो बच्चों, नेचर तो एक माँ की तरह होती है। जैसे माँ अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, उसे संस्कार देती है, उसी तरह जब हम नेचर की गोद में जाते हैं, प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्रकृति के साथ जाते हैं, प्रकृति को समझते हैं, तो प्रकृति हमें बहुत कुछ समझाती है। और आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त को यही समझाते थे कि जब कभी भी किसी परेशानी में फंस जाओ तो प्रकृति की तरफ जाओ। तो प्रकृति जो है, आसपास का जो वातावरण है वो तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट हम यहीं से ही शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि जो नेचर है वो हमें एक तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है। उनमें से एक सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, वो भी हमें नेचर से ही मिलता है। तो हम कह सकते हैं नेचर टीचर्स अस। क्या टीच करती है? फिजिक्स। नेचर टीचर्स अस फिजिक्स। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम नेचर को किस तरीके से बताते हैं? फिजिक्स एक्सप्रेसेस, यस लगा देना आप लोग। फिजिक्स एक्सप्रेसेस नेचर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। नेचर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप among physical quantities। फिजिकल क्वांटिटीज आप लोग यहां से नोट कर लेना मेरे। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों? तो इनको हम आगे बात करते हैं। क्या होता है, पहले बच्चों हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। एक एक करके हम अच्छे से समझेंगे। ओके, इसके बाद हम यहां लिख देते हैं डिपेंड्स ऑन accuracy of measurement। ओके, साथ ही साथ मेजरमेंट की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है एक्यूरेसी, यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा और आई होप की साउंड भी सही आ रही होगी। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये सी है ना, CISION, प्रिसीजन ऑफ measuring instruments and techniques। ओके, तो बच्चों मैंने यहाँ क्या बताया है एक बार ध्यान से देख लेते हैं, फिर हम एग्जांपल से समझते हैं सबको। नेचर जो कि प्रकृति की तरह, हमारी माता की तरह है, तो नेचर हमें सिखाती है कि फिजिक्स क्या है। टीचर्स अस फिजिक्स एंड फिजिक्स एक्सप्रेस नेचर इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है बच्चों? तो इतना समझ लीजिए, आगे हम इस पे बात करेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि समय कितना हुआ है, अगर मैं आपको कहूं कि आप टाइम को मेजर कर सकते हो, तो आप बोलोगे यस कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास जिसको हम वेट कहते हैं ना, उसको मेजर कर सकते हैं। तो हम ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनमें एक तरह का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। कैसे, वो मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूं। तो होता यह है बच्चों कि नेचर जो है वो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग समझ में आती है। फिजिकल क्वांटिटीज का जो रिलेशन होता है बच्चों वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट पे, यानी हमने जो क्वांटिटीज ली हैं उनको हमने कितना अच्छे से मेजर किया है, माप लिया है, उनको मापा है,
उसी पे डिपेंड करता है कि रिलेशन कितना अच्छा हमें समझ में आएगा। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स पर। जी हाँ, कई बार हम लोग को इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं कुछ मेजरमेंट के लिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूं लेंथ मेजर करके दिखाओ टेबल की, तो आप क्या करोगे? इंच टेप या मीटर्स कहते हैं, आप मेजर कर लोगे। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, इंच टेप है या फिर स्केल है, ये तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक तरह से। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप किसी पहाड़ की हाइट को पता लगाओ, है ना, काफी उससे दूरी पर 1-2 किलोमीटर दूर पर भी होकर के अगर आपसे कोई पहाड़ की हाइट पूछी जाए या आपसे कहे कि आपके घर के आगे जो बड़ी एक बिल्डिंग है उसकी हाइट बताओ, तो आप उसके लिए पूरे इंच टेप लेकर के नहीं जाओगे, है ना। आप उसको इनडायरेक्ट मेथड से भी हाइट को फाइंड कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। ओके, तो अब बात करते हैं बच्चों की ये चीज हमने नोट तो कर ली, पर इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके लिए एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग मुझे बताते जाइएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपकी हाइट को आप मेजर कर सकते हो क्या? आपकी हाइट को मेजर कर सकते हो क्या? आप बोलोगे कि हाँ सर क्यों नहीं। तो कैसे मेजर करोगे? तो सिंपल सी बात है, आप इंच टेप ले लोगे या मीटर स्केल ले लोगे और मेजर कर लोगे कि आपकी हाइट कितनी है। ठीक है, कुछ जैसे मान लो कि किसी का हाइट हो सकती है 150 सेंटीमीटर, किसी की 170 सेंटीमीटर, है ना, किसी इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो आप अपनी हाइट को तो मेजर कर सकते हो। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या आप जैसे हमारे आसपास कोई चीज, जैसे चलो आप मोबाइल यूज करते हो तो आपने देखा होगा सिम कार्ड है या मेमोरी कार्ड है, तो सिम कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड को मेजर कर सकते हो क्या? उसकी हाइट को मेजर या उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हो क्या? ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ उसको भी कर सकते हैं। कितनी होती है? लगभग अंदाजा मैं बताऊं, इतनी होती है ना मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड की लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर समथिंग। ठीक है, अब बात आती है भाई ये तो मेजर कर सकते हो, थोड़ा और छोटी कोई साइज का कोई पार्टिकल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, क्या आप राई के दाने का साइज निकाल सकते हो क्या? यानी कि मस्टर्ड सीड, देखा होगा आपने ब्लैक कलर के जो राई मस्टर्ड सीड होते हैं, मस्टर्ड सीड होते हैं। ठीक है, क्या आप उनकी भी साइज को निकाल सकते हो? आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्केल जो होती है उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 पार्टीशन होते हैं। तो वो एक जो छोटा पार्टीशन होता है बच्चों, वही इसकी साइज हो सकती है। मैं लगभग बोल रहा हूं ये 1 मिलीमीटर साइज का हो सकता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए, क्या आप सैंड पार्टिकल यानी कि जो बालू मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी का जो कण होता है ना, क्या आप उसकी भी साइज निकाल सकते हो क्या? तो अब आप मुझसे क्या कहोगे, सर हम लोग इसको ही इतना मुश्किल से निकाल पाए, तो आप सैंड पार्टिकल की बात कैसे कर सकते हो? बच्चों, आप सैंड पार्टिकल की साइज को अभी इसलिए नहीं माप पा रहे हो, मेजर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो कि बहुत ही कम जो है वैल्यू है या लेंथ है उसको मेजर कर सके। लेकिन साइंस की दुनिया में ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आज हम बहुत छोटी से छोटी चीज को भी मेजर कर सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर बहुत छोटी चीज को मेजर करना है तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे होने चाहिए। तो जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट होंगे, एक्यूरेटली रिजल्ट देंगे, उतना ही एक्यूरेट हमें मेजरमेंट भी मिलेगा। जितना अच्छा मेजरमेंट मिलेगा उतना ही अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बता पाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर सैंड पार्टिकल तक तो समझ में आ गया, सैंड पार्टिकल का फिजिकल क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है? तो मैं आपको इसका एक आगे की बात बताता हूं। तो देखिए, तो बच्चों आप लोग देखिए, आप मुझे बताइए, अगर एक सैंड पार्टिकल इतना सा है, इसकी साइज है R1 बोल देते हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल इतना सा है, इसकी साइज कितनी है? R2 बोल देते हैं। अब अगर मान लीजिए रेगिस्तान में ये पार्टिकल्स हैं और वहां पे हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो कौन ज्यादा दूरी तक जाएगा, ये फर्स्ट वाला या ये सेकंड वाला? तो आप बोलोगे कि सर जो सेकंड है वो तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत हल्का होगा, तो हवा चलेगी तो ये काफी ज्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक जा सकता है। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है? D है, साइज कितना है? R2 है ना। या इसकी साइज को अभी नंबर ना करके आप R भी बोल सकते हो। लेकिन ये पार्टिकल कितना जाएगा? ये पार्टिकल यहां से लेकर हो सकता है यहां तक जाए, ठीक है। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट कब ज्यादा है? जब साइज कम हो। जब डिस्प्लेसमेंट कम है तो साइज ज्यादा है, एक दूसरे के रिवर्स हो रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं
की साइज जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हो, ये और डिस्प्लेसमेंट उसको भी आप मेजर कर सकते हो, मतलब डिस्टेंस उसको मेजर कर सकते हो। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन नहीं हो गया? देखो इनवर्स रिलेशन है कि नहीं है? जैसे जैसे साइज बढ़ रही है पार्टिकल की, देखो यहां से साइज की पार्टिकल इसकी ज्यादा है ना, तो जैसे जैसे पार्टिकल की साइज बढ़ी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? कम हो गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, देखो ये कम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी और इस फिजिकल क्वांटिटी में एक रिलेशन है। अच्छा, मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों दिया? क्योंकि बच्चों देखो, जिन एरियाज पर ये देखा गया है जहां पर रेगिस्तानी इलाका होता है, वहां पर अगर हवा तेज चलती है तो अगर मिट्टी के कण बहुत दूर तक फैल जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि रेगिस्तान भी उतना ही ज्यादा फैलता चला जाता है। तो अगर सोचिए, अगर आपको ये नॉलेज है कि यहाँ के पार्टिकल जो है वो इतनी साइज के हैं और हवा इतनी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पार्टिकल कितनी दूरी तक जा सकते हैं, यानी कि ये रेगिस्तान उतना फैल सकता है। तो उसको रोकने के लिए आप पेड़ पौधे लगा सकते हो, आप प्लांटेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, गांव वाले या जो आसपास के लोग हैं उनको आप सतर्क कर सकते हो कि भाई रेगिस्तान फैलता जाएगा, इसीलिए आप लोग प्लांटेशन करिए। तो है ना ये इंपॉर्टेंट बात। तो नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन से समझ सकते हैं। तो बच्चों सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। सेकंड पॉइंट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, मेजरमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो हमारे भारतवर्ष में भी काफी अच्छी रही है और हमेशा से ही रही है। इसका एग्जांपल मिलता है, वैसे तो बहुत सारे और भी एग्जांपल है लेकिन मुझे जो याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय जो थे, उन्होंने भारत में 5 जगहों पर, है ना, जंतर मंतर की स्थापना करवाई थी, मतलब जंतर मंतर बनवाया था। आपने नाम सुना होगा जंतर मंतर। जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में बोलते हैं ना जंतर मंतर। तो जंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स और मंतर का मतलब होता है मंत्र, यानी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके काम करने का प्रोसेस यानी मंत्र हमें पता होता है। ठीक है। अच्छा, महाराजा जयसिंह जी जो थे उन्होंने भारत में 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवा रखे हैं। शायद आप में से किसी ने मतलब ये देखे भी होंगे जंतर मंतर। जैसे मैं गया था जयपुर में, तो काफी इंटरेस्टिंग जगह है, और अगर आप थोड़ा पढ़ के समझ के जाएंगे ना कि वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं या वहां गाइड करा देंगे तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स की देख करके आप टाइम बता सकते हो, ये बता सकते हो कि इस साल कब कब सूर्य ग्रहण होगा, कब कब चंद्र ग्रहण होगा। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। और हमारे पूर्वज जो है कितने ज्यादा इंटेलिजेंसी रही होगी उनकी। ठीक है, तो महाराजा जयसिंह जी जो थे, जयसिंह द्वितीय, उन्होंने 5 कौन कौन से प्लेसेस पर ये बनवाया, जैसे मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और न्यू दिल्ली और जयपुर। वहां पर उन्होंने इस तरह के जंतर मंतर बनवाए। ठीक है, इनका मकसद ये होता था कि एक्यूरेट टाइम को पता लगाया जाए, एस्ट्रोलॉजी मतलब ऊपर स्पेस को समझने में ये सारी चीजें काम में आती थी। ओके, तो चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि नेचर को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज इंपॉर्टेंट है, अब बात करते हैं कि भाई फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। अ क्वांटिटी which can be measured directly or indirectly, डायरेक्टली। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो बिल्डिंग की हाइट पता लगाना या किसी सिम कार्ड का जो है ना लेंथ पता लगाना, तो वो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाला मेथड की ही एग्जांपल थे। अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू गिव लॉ ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के नियम देने में भी इनका यूज होता है। आज या अभी हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। तो आपको समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम फिजिक्स के नियम भी दे सकते हैं। जैसे आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F, वो किस पर डिपेंड करता है? मासेस के
प्रोडक्ट पर, जैसे एक मास है, एक बॉडी है, फिर दूसरी बॉडी है, उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, तो अलग अलग बॉडीज के मासेस को लेना और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये सारी जो आप देख रहे हो ये फिजिकल क्वांटिटीज ही तो है बच्चों, और इसी के बेस पर ही ग्रेविटेशन लॉ दिया गया था ना, याद है ना आपको। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है बच्चों वो 3 टाइप्स की होती हैं। तो पीक्यू को हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड नंबर पे आ जाती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आपको मेरी वॉइस आ रही है ना? आज वैसे मैं क्या माइक यूज नहीं कर रहा हूं, तो आज आप ऐसे ही सुन रहे होंगे मेरी वॉइस। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और लास्ट में आ जाता है हमारे पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये होती क्या है बच्चों? बच्चों फिजिक्स की दुनिया में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं 7। कितनी होती हैं? 7। और सप्लीमेंट्री कितनी होती हैं? 2 फिजिकल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज कितनी होती है? बहुत सारी होती है, मैं नहीं लिख देता हूं मैं। ठीक है, अभी इनको हम एग्जांपल से समझते हैं, इनके लिए मैं आगे ऊपर बताता हूं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है, उनकी यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, उनको और सप्लीमेंट्री को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो बच्चों आप लोग है ना एक टेबल बनाते जाइए, यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते हैं, और सबसे पहले हम लोग क्या नोट करने वाले हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नोट करने वाले हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिख देंगे, FPQ लिख देता हूँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी यूनिट लिख देंगे। यूनिट कौन सी यूनिट? SI यूनिट बोलते हैं वैसे, मतलब स्टैंडर्ड जो उनकी यूनिट होती है जिनसे उनको बताया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी, यूनिट का मतलब क्या होता है? मास को बताना है तो किलोग्राम बोलते हैं, टाइम को बताना है तो सेकंड में बताओगे, तो उस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ यूनिट और साथ ही साथ सिंबल भी नोट करते जाएंगे, सिंबल, है ना। तो देखो सबसे पहली जो क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है मास। मास जो होता है उसकी यूनिट होती है बच्चों किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम। किलोग्राम को बताते हैं हम लोग केजी से। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम ले लेते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है बताओ? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, मीटर को शो करते हैं एम से, है ना। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं टाइम के बारे में। तो टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों? सेकंड। और सेकंड को एस से शो करते हैं, क्योंकि आपको पता है टाइम को तो हम आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं, मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकंड। ओके, फोर्थ क्वांटिटी आ जाती है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग बताते हैं बच्चों ए से। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? 10th में आपने पढ़ा था एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल ए से मतलब हम बता सकते हैं, सिंबल की बात हो रही है ना यहाँ पे। अच्छा, फिफ्थ नंबर पे हम बात कर सकते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, टेम्परेचर, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? मतलब उसके लिए यूनिट क्या होती है? उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन, और उसको के से शो करते हैं, कैपिटल के से। ठीक है, इसके बाद आता है 6 नंबर पे क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मेजर, उसके लिए जो यूनिट होती है वो होती है मोल, MOLE, और सिंबल होता है MOL। 7 नंबर पे आ जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मतलब लाइट जो होती है ना उसकी इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है उसकी यूनिट हो जाती है बच्चों कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला। कैंडला नहीं, कैंडेला। कैंडेला। कैंडेला को हम शो करते हैं CD से। तो बच्चों आपने देखा हमने ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दी। आप देखोगे मैं जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग जो फिजिक्स में यूज करते हैं वो सब इन्हीं क्वांटिटीज से बताई जा सकती है, यही इनकी खासियत है। चलिए अगला एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट्री जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे नंबर 1 है प्लेन एंगल। कभी आपने सोचा, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा कि भाई एक लाइन यहाँ एक यहाँ पर है, तो ये जो बना ये क्या है? एंगल कहलाता है। एंगल दो लाइनों के बीच में बनने वाली एक क्वांटिटी है। तो प्लेन एंगल जो होता है बच्चों उसके लिए हम लोग यूनिट क्या यूज करते हैं? रेडियन।
रेडियन यूज करते हैं। रेडियन का सिंबल क्या होता है? RAD। साथ ही साथ एक काम करिएगा, इसके साथ इसका फॉर्मूला भी नोट करिए। एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल को थीटा से बताते हैं बच्चों हम लोग, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हो एंगल बताना है, तो ये रहा अपना आर्क, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ को आर्क बोलते हैं, और रेडियस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में, और सेकंड कौन है? सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल, सॉलिड बॉडी की तरह। ठीक है, सॉलिड बॉडी रे सुना होगा ना गाना वैसे। तो वो सॉलिड एंगल जो होता है उसकी क्या होती है यूनिट? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है, इसको अपन SR से, स्मॉल s है ना, कैपिटल नहीं है, स्मॉल s और स्मॉल r, तो स्टेरेडियन को SR से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो इसको ओमेगा से शो करते हैं ऐसे। आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस की यूनिट ओम पढ़ी होगी ना, वैसा वाला सिंबल। तो ओम इज इक्वल टू, मतलब कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग सॉलिड एंगल को बता सकते हैं। आप लोग जल्दी से नोट करिए इनको। बच्चों हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन फंडामेंटल है, कौन सप्लीमेंट्री। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब डेफिनेशन क्या है? ये तो पढ़ लिया ना कि होती क्या है, पर डेफिनेशन क्या दोगे बच्चों? तो हम लोग कह सकते हैं क्वांटिटीज, क्वांटिटीज आप लोग नोट करते जाओ जल्दी से, और जल्दी करना है तो 1.5x पे करके आप देख लो इसको। तो क्वांटिटीज व्हिच कैन नीदर बी ड्राइव्ड, नीदर बी derived from another quantity, nor can be डिवाइडेड फर्दर, जिसको आप और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, छोटी और किसी यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते। नॉर कैन बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड, आगे बताना क्या लिखना है? इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल यूनिट, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। ओके, ये अपन इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मुझे पता है मैंने जानबूझ के पी क्यों नहीं लिखा, नहीं तो आप भी फिर शॉर्ट में लिखते हो। शॉर्ट में मत लिखा करो, ठीक है, पूरा पूरा लिखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ये समझने के बाद हम बात करते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस, भी लिख सकते हो आप लोग, व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो in terms of fundamental physical quantity। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पर तुम मत लिखना शॉर्ट में, तुम पूरा लिखो, ठीक है। तो quantities which can be expressed in the term of fundamental physical quantities, उनको हम बोलते हैं जो इस are called derived physical quantities, ठीक है, physical quantities। ओके, एग्जांपल के लिए थोड़ा इस पे इंक भर लेता हूं जब तक आप नोट करो। ओके, तो नोट कर लिया बच्चों आपने। अच्छा, क्या कहा? एग्जांपल नहीं है यहाँ पे, चलो एग्जांपल भी नोट कर लेते हैं बच्चों। अगर यहाँ पे स्पेस हो तो इसका एग्जांपल नोट कर लेना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का? ये हम सब नोट कर चुके हैं ना, तो चलिए इसको तो रहने देते हैं, इसका हम एग्जांपल नोट कर लेते हैं कि भाई वो कौन सी क्वांटिटीज है जो डिराइव्ड है, यानी जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी से हम बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं डेंसिटी। कौन सी सिटी? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला इस तरह का। तो बच्चों आप देखो, आप मास को कैसे बता सकते हो? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं है? है ना, ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और साथ ही साथ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में तो 3 डायमेंशन होती है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और तीनों की अगर लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। ब्रेड्थ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। हाइट को किस में मेजर करते हो? मीटर में। तो मीटर 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 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो आप देखो जो डेंसिटी है उसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में बता दिया ना, ठीक है।
ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह की क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अभी तक हमारे जो है 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई मेजरमेंट क्या होता है। तो बच्चों नोट करते हैं हमारा 4th पॉइंट, मेजरमेंट। ठीक है, अब मेजरमेंट की बात करते हैं हम लोग कि मेजरमेंट क्या होता है। तो बच्चों मेजरमेंट मीन्स to compare, measurement means to compare a physical quantity with the standard amount of physical quantity of same kind। क्या मतलब हुआ इसका? तो बच्चों एक चीज और नोट करो कि स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है फिजिकल यूनिट। स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को ही हम यूनिट कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मास की स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास का स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछता हूं या फिर फिजिकल यूनिट पूछता हूं, तो आप बोलोगे ना किलोग्राम, केजी। मास का जो यूनिट होता है बच्चों, मास का जो फिजिकल यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। टाइम का जो फिजिकल यूनिट होता है वो क्या होता है? ये तो 1 किलोग्राम है, ये 1 सेकेंड है। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का जो ये वैल्यूज होती है ना, 1 किलोग्राम, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, ऐसे उसी को ही हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसी के यूनिट से कंपेयर करने को हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तो बात ये है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, PQ कैन बी represented by Q। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किससे शो करते हैं? Q से शो करते हैं। और Q का एक और तरीका है, फॉर्मूला है N into U। Q का फॉर्मूला होता है N into U। N क्या होता है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू। और U का क्या मतलब है? U होती है फिजिकल यूनिट जो हमने अभी यूनिट्स पढ़ी थी ना फंडामेंटल क्वांटिटीज की 7 यूनिट, में उसी यूनिट की बात कर रहा हूं। एग्जांपल हम लोग लेकर चले तो आप देखो, अगर मैं एक लेंथ की बात करूं, लेंथ कितनी है? 125 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक टेबल है जिसकी लेंथ है 125 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब ये 125 सेंटीमीटर में ये क्या है? ये n ही तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही तो है। और ये जो सेंटीमीटर है ये क्या है? ये यूनिट ही तो है। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नंबर और यूनिट दोनों के मल्टीप्लिकेशन से बता सकते हैं। अब आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए बच्चों, अगर ये 125 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में बदल दूं मैं तो क्या होगा? तो आप लोग जानते हो कि मीटर में बदलने का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। यानी 125 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम? 125 इंटू सेंटीमीटर हटाकर हम लोग लिख देंगे 1/100 मीटर और डिवाइड कराओगे 100 से तो आंसर आएगा 1.25 मीटर। आपने देखा यहाँ कुछ चेंजेस हुआ, एक चीज का चेंज हुआ। आप देखो ये वैल्यू है 125, ये वैल्यू कितनी है? 1.25। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यहां से यहां जाने पर बहुत कम हो गई ना, लेकिन यूनिट देखो सेंटीमीटर से मीटर वाली यूनिट तो बढ़ गई ना, उल्टा हो रहा है ना एक दूसरे से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट सिस्टम के। अगर आपने यूनिट सिस्टम बढ़ा दिया तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को अगर किलोग्राम में लिखोगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा किलो के लिए। तो 2000 को हम जब 200 को जब 1000 से डिवाइड करा के किलोग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये डबल जीरो कैंसिल और 0.2 किलोग्राम आ जाएगा। आप देखो यहाँ वैल्यू ज्यादा है, यहाँ वैल्यू कम है। ठीक है, ये ज्यादा है और ये कम है, लेकिन इसकी यूनिट क्या है? ये कम है और ये ज्यादा है।
तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कम होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। तो इस तरह का रिलेशन होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को समझने के बाद एक चीज आप इसके नीचे और नोट करें, Q इज इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है जो हमें काम आएगा। आप भले ये देख लो, अभी आपने एग्जांपल देखा था कि 125 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1.25 मीटर के। भले ही ये अलग अलग वैल्यूज हो, अलग अलग सिस्टम हो, लेकिन है तो इक्वल ही ना, है तो फिजिकल क्वांटिटी ही ना, इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे हमें काम आएगा। ओके, तो आई होप कि मेजरमेंट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और फिजिकल यूनिट किसको कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी को ही फिजिकल यूनिट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले नोट में लिखवाया था। ओके, तो बच्चों फिफ्थ पॉइंट में हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो यूनिट्स हैं, अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो इनको हम लोग, जैसे अभी हमने सेंटीमीटर और मीटर में चेंज किया था, तो इनको बोलते हैं डिफरेंट, ये सारे डिफरेंट सिस्टम होते हैं। तो हमारे पास कितने सिस्टम होते हैं फिजिकल यूनिट्स को मेजर करने के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट सिस्टम, टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। तो ऐसे कितने सिस्टम हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो है ना फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं वो है हमारे पास 4। कितने हैं? 4 है। सबसे पहला सिस्टम आता है MKS सिस्टम, यानी MKS सिस्टम में भी आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हो। दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा है FPS सिस्टम, और फोर्थ है जो कि पूरी दुनिया में यूज किया जाता है और वो MKS के सिमिलर ही है, उसका नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे ये MKS क्या चीज है, CGS क्या है, FPS क्या है। देखो बच्चों, MKS सिस्टम के अंदर ये जो आप फर्स्ट वाला देख रहे हो, M मतलब मीटर, ठीक है, और साथ ही साथ K मतलब किलोग्राम, K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकंड। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर लेंथ के लिए मीटर यूज किया जाता है यूनिट, और मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, एस टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाता है। लेकिन अगर आपका सामना कभी CGS सिस्टम से पड़े तो वहां पे हम लोग मीटर ना लिख के लिखते हैं सेंटीमीटर, ये बेचारा सेंटी हो जाता है, ओहो, तो सेंटीमीटर। साथ ही साथ G को बोलते हैं ग्राम, यहाँ K था ना तो किलोग्राम, यहाँ G है तो ग्राम, और S का मतलब क्या है? बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल सही, सेकेंड। ठीक है, तो MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है। अब बात करते हैं FPS सिस्टम, इसका अंदाजा लगा सकते हो आप लोग? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। F का मतलब होता है फुट, और माय फुट नहीं बोलना है, यह है फुट, ठीक है, चल फुट ऐसे। और पाउंड, पाउंड की बात करते हैं, यहाँ पे वेट मास के लिए पाउंड यूज करते हैं, लेंथ के लिए फुट यूज करते हैं, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड यूज करते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा ना, हम लोग जब बर्थडे केक लाने जाते हैं तब भी तो यही यूनिट यूज होते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते भैया 50 किलो का एक केक बना दो या फिर इतने ग्राम का, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग, पाउंड में बोलते हैं कि भाई 1 पाउंड 2 पाउंड या 3 पाउंड या 100 पाउंड ऐसा केक अपन मंगवाते हैं। तो वहां पाउंड जो चलता है ना वो FPS सिस्टम का ही एक मास का एक सिस्टम है। साथ ही साथ ये जो SI सिस्टम है जो कि पूरी दुनिया में 1960 में एक्सेप्ट किया गया था, 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, और आज जो यूनिट्स होती हैं, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, नई भी कोई भी अगर इनोवेशन हुआ तो उन सब की यूनिट को बताने का काम SI यूनिट में किया जाता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये दोनों जो सिस्टम है ये फ्रांस में डेवलप किए गए थे, फ्रांस में, इसीलिए इनको फ्रेंच सिस्टम भी बोला जाता है, फ्रेंच सिस्टम यूनिट्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंच जो है आप लिख लो, फ्रेंच सिस्टम से ली गई है ये वाली बातें। अच्छा, ये जो FPS है इसका जो डिस्कवरी है, मतलब इसको बनाया गया था ब्रिटेन में, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सिस्टम को इंडिकेट करने वाली यूनिट्स हैं, ये दोनों फ्रेंच सिस्टम वाली यूनिट्स हैं, और ऐसा ही तो पूरी दुनिया में चलती है। ठीक है,
हालांकि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिल करके इस तरह का सिस्टम को अनुमति दी, उनको एक्सेप्ट किया। तो आज जो दुनिया में जो चलता है सिस्टम वो है SI सिस्टम, ठीक है। ये भी यूज किया जाता है लेकिन ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है। ओके, तो बच्चों 6 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी FPQ अभी तो लिख लेते हैं हम लोग। तो डायमेंशन फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अब ये डायमेंशन क्या होता है बच्चों? फिजिक्स के फील्ड में कितनी डायमेंशन है? 7। देयर आर, आप लोग नोट करिए, देयर आर 7 dimensions. There are 7 dimensions in the physics. यानी फिजिक्स की जो दिशाएं हैं वो इनसे तय होती हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो there are 7 dimensions in the physics world. फिजिक्स वर्ल्ड बोल सकते हो या फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स वर्ल्ड। ओके, तो वो हम लोग अभी क्या करेंगे, इनको फिर से लिखते जाएंगे और इनकी डायमेंशन भी लिखेंगे, क्योंकि डायमेंशन लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो मास की बात करें तो मास का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है बच्चों? यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा, फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ मैं डायमेंशन लिखूंगा इनकी। तो आप लोग भी इसे नोट करते जाइए साथ ही साथ, ठीक है। तो डायमेंशन नोट करते जाइए। मास के लिए डायमेंशन को आप ऐसे लिखोगे, बॉक्स बना के, जैसे बॉक्स बिग ब्रैकेट मैं बना रहा हूं ऐसा ही आपको बनाना है। तो बिग ब्रैकेट के अंदर आप क्या नोट करोगे? M, कैपिटल M, ठीक है। इसी तरह सेकंड नंबर पे आ जाता है लेंथ। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन होती है ना, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से, ठीक है। साथ ही साथ टाइम को अगर बताना है तो टाइम के लिए हम लोग डायमेंशन यूज करते हैं कैपिटल T। अब T का मतलब टेम्परेचर मत समझ लेना, T मतलब टाइम है यहाँ पे। फोर्थ नंबर पे आ जाता है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं डायमेंशन क्या? K, कैपिटल K। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की, तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? A, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर से बताते हैं करंट को। 6 नंबर पे आ जाती है बच्चों क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो उसको शो करते हैं MOL से। इसको, ये एकमात्र है जिसको स्मॉल में लिख रहे हैं। अच्छा, इसके आगे वाला भी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। 7th यूनिट क्या थी हमारी बच्चों? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको पता है, मैंने अभी बताया था। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैसे बताते हैं? कैंडेला से, मतलब उसके लिए डायमेंशन को लिखा जाता है C स्मॉल dB स्मॉल। तो बच्चों अब 7th पॉइंट देखते हैं। अभी तक तो हमने देख लिया डायमेंशन फॉर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब आपसे डायमेंशन पूछी जाती है, जैसे कि क्वेश्चन में आएगा, तब आप क्या फाइंड करोगे? तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है इज द पावर, ऐसे पढ़ोगे आप लोग। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर्स, डायमेंशन से तो R लिख देते हैं, आर द पावर्स ऑन डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही लिखते हैं। तो किसी भी क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कितनी आ रही है, उनकी पावर क्या है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है उनकी पावर क्या है, उन्हीं पावर्स को हम बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं डेंसिटी। अभी हमने बात की थी डेंसिटी की थोड़ी देर पहले। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास होता है बच्चों, और फिर वॉल्यूम का क्या होता है, मतलब ये वॉल्यूम भी लिखते हैं ना नीचे। अब मास तो हमें पता है, मास की डेफिनेशन अभी भी हमने देखी थी, क्या थी? M थी ना, कैपिटल M। ओके, साथ ही साथ वॉल्यूम क्या होगा भाई? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। ये है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों हाइट ही तो है। तो हम लोग लिखेंगे बॉक्स में L, इसकी डायमेंशन लिखेंगे L और इसकी डायमेंशन लिखेंगे L। अब हम चाहे तो इन सबको मर्ज भी कर सकते हैं ना, मिला सकते हैं, मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो नॉर्मल। तो M तो 1 ही है, लेकिन L यहाँ पे 1 2 3 3 है ना। तो जब आपको पता है ना मल्टीप्लाई करते समय जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सबकी पावर 1 1 1 है ना।
तो क्या होगा, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th 10th में भी कि अगर a रेज़ टू पावर 2 है इनटू a रेज़ टू पावर 3 है तो क्या होता था a रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 यानी a रेज़ टू पावर 5 होता है ना। इसी तरह यहाँ पे l सब मिलकर के हो जाएगा l रेज़ टू पावर 3। अब ये आप ऊपर लेकर के जाओ तो आपको पता होगा जब भी कोई नंबर नीचे से ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा m1, m को m1 भी बोल सकते हो, और ये हो जाएगा l-3। बच्चों यहाँ पे t तो नहीं आ रहा, टाइम तो नहीं आ रहा, पर हमें लिखते समय ये भी नोट करना होता है, यानी mlt आपको हमेशा नोट करना है, भले ही t की पावर 0, l की पावर 0 या m की पावर 0, ठीक है। फिर भी तो कुल मिला के डेंसिटी की डायमेंशन क्या आ गई, ये आ गई। अच्छा एक मिनट, ये तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन किसको बोलते हैं हम लोग, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी आप बॉक्स में ये सारे लिखते हो ना तो इसी को ही बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों आप इसमें कैसे बता सकते हो, डायमेंशन ऑफ मास है ना, इन डेंसिटी। डेंसिटी में मास का डायमेंशन कितना है देख के आप बता सकते हो, पावर कितनी है 1 है। इसी तरह लेंथ का डायमेंशन कितना आ जाएगा यहाँ पे, लेंथ का तो वो है -3, और टाइम का कितना है डायमेंशन, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है पर मैं फिर भी बता देता हूँ 0, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपसे पूछी जाए तो उसमें आप मास, लेंथ और टाइम की जो पावर आ रही हो ना वो लिख के आंसर बता देना एग्जामिनर को, ठीक है। मतलब आप स्कूल में जो आंसर राइटिंग करोगे ना तो उसमें ये बात ध्यान रखना। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशंस ऑफ फोर्स बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स की डायमेंशन आप लोग याद ही रख लेना, क्योंकि फोर्स तो हर जगह आता है फिजिक्स में, तो उसकी डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम लोग आगे अभी और भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, अगले लेक्चर में भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको देखो। इसका आंसर आप कैसे करोगे, इसका आंसर कैसे नोट करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फोर्स का फॉर्मूला नोट करना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आपने जूनियर क्लास में 9th 10th में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट आपको पता है, एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो, एक्सेलरेशन की यूनिट को दिमाग में याद रखो, क्योंकि यूनिट आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इसकी यूनिट मैं अभी बता देता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फोर्स लिख देते हैं और वहां उसकी डायमेंशन लिखते हैं। जैसे मास की डायमेंशन मैंने आपको क्या बताई थी, बॉक्स के अंदर हम लोग m लिखते हैं, ऐसा ही होता ना। इनटू एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिट देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। जैसे अभी यहाँ पे आप समझ गए ना, किलोग्राम को भी तो इसी से ही बताया जाता है, किलोग्राम। मास के लिए हम डायमेंशन ये यूज करते हैं, एक्सेलरेशन के लिए हम लोग डायमेंशन क्या यूज करेंगे, ऊपर है मीटर, मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है l, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में हम लोग आगे सेकंड स्क्वायर को लिखना चाहें तो सेकंड की डायमेंशन क्या होगी t, सेकंड टाइम ही तो है, पर क्योंकि s स्क्वायर है तो t स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ गई बात। अब आप इसको ऊपर लेकर जाओ तो क्या बनेगा, ये है m और ये है l, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा t-2। अब इन सबको मर्ज करके आप लोग नोट करोगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या आ जाएगी बच्चों, मतलब डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, पहले m1 l1 t-2, तो m1 l1 t-2 रहेगा। तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला है, और डायमेंशंस क्या है, तो डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ फोर्स। मास के लिए क्या आ जाएगी 1, और लेंथ के लिए क्या आ जाएगी डायमेंशन, ये आएगी 1, और टाइम के लिए डायमेंशन कितनी आ गई, वो है -2। समझ में आई बात बच्चों की। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इन पांचों के डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओगे और साथ ही साथ इनकी डायमेंशन भी नोट करोगे, ओके। तो बच्चों अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सजेशन भी दे सकते हैं, यू आर वेलकम। तो आपके सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आई होप कि आपको पूरा आज का समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला की कुछ और भी बातें करेंगे और इनके एप्लीकेशन देखेंगे कि फिजिक्स में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इन सब चीजों को समझना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट।